नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लैंगिक जनन होता क्या है। पौधे में लैंगिक जनन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नए पौधे का निर्माण होता है। जो लैंगिक जनन है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक का क्या होता है, मिलन होता है। उसके बाद में नए पौधे का निर्माण होता है। सभी फूल वाले पौधे लैंगिक प्रजनन दर्शाते हैं। जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं वो क्या, वो लैंगिक प्रजनन दर्शाते हैं। अब बात करेंगे हम फूल और उसके भाग की। ये फूल वाले पौधे में लैंगिक प्रजनन के स्थल है। हम देखेंगे कि फूल वाले पौधे में लैंगिक प्रजनन के स्थल कौन कौन से होते हैं। एक फूल में सेपल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर और स्त्रीकेसर नामक भाग होते हैं। सेपल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर नामक भाग होते हैं जो 4 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। यानी बाह्य दलपुंज को हम सेपल कहते हैं, कोरोला पंखुड़ियाँ, पुंकेसर को हम पुंकेसर कहते हैं और स्त्रीकेसर को स्त्रीकेसर कहते हैं। ये चक्र थैलेमस नामक केंद्रीय अक्ष पर जुड़े होते हैं। कहाँ पर? थैलेमस नामक केंद्रीय अक्ष पर जुड़े होते हैं। तो एक फूल में सेपल होती है जिसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, कोरोला पंखुड़ियाँ होती हैं, पुंकेसर को हम पुंकेसर कहते हैं और स्त्रीकेसर को स्त्रीकेसर कहते हैं। और ये कहाँ पर जुड़े होते हैं? ये थैलेमस नामक केंद्रीय अक्ष पर जुड़े होते हैं। फूलों में नर, जो फूल में नर होता है उसे हम पुंकेसर कहते हैं और मादा कार्पल या स्त्रीकेसर दोनों प्रजनन भाग या अंग हो सकती हैं। और ऐसे फूलों को उभयलिंगी कहा जाता है जिसमें नर पुंकेसर और मादा कार्पल या स्त्रीकेसर दोनों प्रजनन भाग हों, उसे हम क्या कहेंगे? उभयलिंगी फूल कहते हैं। एकलिंगी फूलों में केवल प्रजनन भागों में से कोई एक ही पूर्वगामी होता है। जो एकलिंगी फूल होते हैं उनमें से जो प्रजनन भाग होते हैं उसमें से कोई एक ही फूल होता है जो पूर्वगामी होता है। जैसे मकई में लटकन, जो मकई में लटकन देखते हैं आप, उसमें जो नर फूल पुंकेसर होता है का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? जो नर फूल होता है वो किसका? पुंकेसर का प्रतिनिधित्व करता है। जो लटकन होता है वो नर फूल का प्रतिनिधित्व करता है। और कान या रेशम में मादा फूल शैलियाँ और कलंक का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो रेशम होता है या कान होता है वो किसका? मादा फूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मकई में जो लटकन होते हैं वो पुंकेसर का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो कान या रेशम में होता है उसमें मादा फूल प्रतिनिधित्व करते हैं प्रजनन भागों में। उसको हम एकलिंगी फूल कहते हैं। अब बात करेंगे हम नर युग्मकोभिद का विकास। नर युग्मकोभिद का विकास में निम्नलिखित का अध्ययन शामिल है। सबसे पहले हम बात करेंगे पुंकेसर की। ये एंजियोस्पर्म की नर प्रजनन इकाई हैं। क्या है? जो पुंकेसर है वो एंजियोस्पर्म की नर प्रजनन इकाई है जिसमें निम्नलिखित 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। लंबा और पतला डंठल जिसे फिलामेंट कहा जाता है। जो लंबा होता है और पतला होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे फिलामेंट यानी कि तंतु कहते हैं। अंतिम भाग तक जिसे आमतौर पर परागकोश कहा जाता है। जो अंतिम भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे परागकोश कहा जाता है। ये हमारा तंतु है। निकटतम से तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तंतु हमारा वो थैलेमस से जुड़ा हुआ है। और दूरी पर किससे जुड़ा हुआ है? ये परागकोश से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं हम परागकोश की। परागकोश की संरचना, ये एक द्विखंडीय संरचना है। कैसी है? द्विखंडीय संरचना है जिसमें प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। इसलिए इसे अनुलंब खांच प्रवारक यानी कि क्रॉस सेक्शन में डाइथिकस कहा जाता है। ये 4 तरफा दिखाई देता है। कैसे 4 तरफा दिखाई देता है? यानी टेट्रागोनल या चतुष्कोणीय हम इसको कहते हैं। इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानी होते हैं जो 4 कोनों पर स्थित होते हैं। प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं।
विकास के बाद परागकणों का उत्पादन करके परागकोश बन जाते हैं। जो परागकोश की संरचना है वो कैसी है? द्विखंडीय संरचना होती है, जिसमें प्रत्येक पाली में कितने 2 कोष्ठ होते हैं, इसलिए इसे अनुलंबन खांच प्रवारक कहते हैं। और ये 4 तरफा दिखाई देती है, यानी इसको हम चतुष्कोणीय कहते हैं। इसमें 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं जो 4 कोनों पर स्थित होते हैं। कहाँ पर? 4 कोनों पर स्थित होते हैं। प्रत्येक लोब में कितने होंगे? 2 माइक्रोस्पोरेंगिया होते हैं, जो विकास के बाद क्या करते हैं? परागकणों का उत्पादन करके परागकोश बन जाते हैं। जैसे ये है, इसमें प्रत्येक लोब में क्या है? 2 माइक्रोस्पोरेंगिया हैं। तो कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी? 4। हर एक लोब में कितनी है? 2। यहाँ पर ये क्या है? ये लाइन ऑफ डाइसेंस है, यानी कि ये बीच में से डिवाइड कर रही हैं परागकोश को। अब बात करेंगे हम लघु बीजाणुधानी की। माइक्रोस्पोरेंगियम की संरचना में अनुप्रस्थ खंड में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? ये रूपरेखा में लगभग गोलाकार दिखाई देता है। कैसा? गोलाकार दिखाई देता है। ये 4 दीवारी परतों से घिरा होता है। कितनी दीवारों से? 4 दीवारी परतों से घिरा होता है। बाहरी 3 परतें कौन कौन सी हैं इसकी? एपिडर्मिस, जिसको हम बाह्य त्वचा कहते हैं, एंडोथीशियम, अंतस्थीशियम है, और मध्य परतें इसमें पाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 परतें हैं? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मध्य परतें इसमें पाई जाती हैं। ये 3 दीवार परतें कार्य में कैसी होती हैं? सुरक्षात्मक होती हैं। कैसी? सुरक्षात्मक होती हैं, और पराग को छोड़ने के लिए परागकोश के विखंडन में भी मदद करती हैं। जब इसमें से पराग को छोड़ा जाता है तो ये परागकोश को तोड़ने में भी मदद करती हैं। परागकोश के टूटने के बाद क्या होता है? पराग उसमें से बाहर निकलने लगते हैं। टेपिटम नामक चौथी और सबसे भीतरी परत, जो टेपिटम होती है वो कौन सी होती है? चौथी और सबसे भीतरी परत होती है। और ये क्या है? ये परत विकासशील परागकणों को पोषण देती है। जो विकासशील परागकण हैं उनको पोषण कौन करता है? टेपिटम के द्वारा होता है। इसमें घने कोशिका द्रव्य वाली कोशिकाएं और एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। इसमें क्या होता है? घने कोशिका द्रव्य वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म इसमें बहुत घना होगा, और एक से अधिक कोशिकाएं टेपिटम में पाई जाती हैं। तो जो टेपिटम है हमारा वो किसमें? वो पोषण में मदद करता है। और जो 3 परतें हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मध्य परतें, ये क्या होती हैं? ये कार्य में सुरक्षात्मक होती हैं और पराग को छोड़ने के लिए परागकोश के विखंडन में भी मदद करती हैं। ये संयोजी ऊतक है। ये टेपिटम सबसे भीतरी वाली टेपिटम है। ये अंतस्तवना है। ये अंतस्थीशियम है। ये बीजाणु ऊतक है, यानी कि स्पोरोजीनियस टिश्यू से भरा हुआ है। ये टेपिटम है और ये मध्य परतें हैं। अब बढ़ते हम आगे। लघु बीजाणुधानी दीवार परतें बीजाणु स्पोरोजेनस ऊतक के द्रव्यमान को घेरती हैं। जो लघु बीजाणुधानी दीवार होती हैं वो बीजाणु ऊतक के द्रव्यमान को क्या करती हैं? घेरती हैं। बीजाणु ऊतक की प्रत्येक कोशिका जो होती है वो किससे? अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है, जिससे 4 कोशिकाएं बनती हैं। जो बीजाणु ऊतक की प्रत्येक कोशिका है वो किससे गुजर रही है? वो अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। और जब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो इसकी जो प्लॉइडी होगी वो कैसी होगी? वो 2n होती है, जिससे 4 कोशिकाएं बनती हैं। जब प्लॉइडी 2n होगी तो हर एक सेल कितनी सेल्स बनाएगी? कोशिका बनाएगी? 4 बनाती है। कितनी? 4 कोशिकाएं। प्रत्येक कोशिकाएं वो कितनी बनाएंगी? 4 कोशिकाएं बनाती हैं, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड से जुड़ी हो रहती है। किससे? माइक्रोस्पोर टेट्राड से जुड़ी रहती है। देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। इसमें क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और इसकी जो प्लॉइडी है वो कैसी है? 2n है, यानी कि ये द्विगुणित है। तो जब एक सेल 2n प्लॉइडी है इसकी और अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो एक सेल क्या बनाएगी? एक सेल
4 कोशिकाओं को बनाएगी, यानी कि प्रत्येक कोशिका अपने साथ में 4 कोशिकाओं को बनाएगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। और इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। इस टेट्राड पृथक्करण की प्रत्येक कोशिका परागकणों में विकसित होती है, जो नर गैमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्या करती हैं, नर गैमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पराग मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से बीजाणु ऊतक की प्रत्येक कोशिका से माइक्रोस्पोर्स का निर्माण की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। लघु बीजाणु चतुष्ट के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हैं, पराग मात्र कोशिकाएं हैं, वो क्या करेंगी, माइक्रोस्पोर्स के निर्माण की प्रक्रिया करेंगी। किससे, अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से। जो बीजाणु ऊतक की प्रत्येक कोशिका है, उससे क्या होगा, माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया होगी, जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। और ये लघु बीजाणु चतुष्ट के रूप में व्यवस्थित होती हैं। चतुष्ट मतलब इस तरीके से व्यवस्थित होती हैं। जैसे जैसे परागकोश परिपक्व और निर्जलित होता है, वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पराग कणों में विकसित होते हैं, यानी कि पूर्णतः विकसित हो जाते हैं परागकोश, और निर्जलित होता है, वे एक दूसरे से क्या होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, और पराग कणों में क्या विकसित होते हैं। परागकण या गैमेटोफाइट्स बाद में परागकोश के विखंडन के दौरान जारी की जाते हैं। जो परागकण हैं या गैमेटोफाइट्स हम जिनको कहते हैं, वो परागकोश के विखंडन के दौरान जारी, यानी कि जब परागकोश फटता है तो उसके बाद क्या होते हैं, परागकण जारी किए जाते हैं। अब बात करेंगे हम नर गैमेटोफाइट यानी कि परागकण की। परागकण में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? आमतौर पर गोलाकार होता है, लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। तो जो परागकण है वो क्या है, गोलाकार होता है और 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। परिपक्व प्रोलीन अनाज में स्पोरोडर्म नामक एक बाहरी आवरण होता है। तो परिपक्व प्रोलीन जो होता है उसमें स्पोरोडर्म नाम का एक बाहरी आवरण होता है। इसको 2 परतों में विभाजित किया जाता है। जो हमारा परागकण है उसको 2 परतों में विभाजित किया जाता है। बाहरी कठोर परत या बाह्यचोल सबसे अधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। जो बाहरी कठोर परत है जिसको हम बाह्यचोल कहते हैं, वो सबसे अधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ यानी कि स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, जो क्या करता है, उच्च तापमान और मजबूत एसिड और क्षार की क्रिया का प्रतिरोध करने में सक्षम बनाती है। जो उच्च तापमान हो या मजबूत एसिड हो या क्षार हो, उस सबसे प्रतिरोध करने में सक्षम होती है। यानी कि जो स्पोरोपोलिनिन है उसको कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे तापमान की बात करें आप या एसिड की बात करें या क्षार की बात करें, कोई भी चीज़ हो, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके अलावा स्पोरोपोलिनिन को विघटित करने के लिए अभी तक कोई एंजाइम ज्ञात नहीं हुआ है। यानी कि स्पोरोपोलिनिन को मिटाने के लिए अभी तक कोई एंजाइम भी ज्ञात नहीं हुआ है, जिसके कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित रहता है। और स्पोरोपोलिनिन के कारण ही जो परागकण जीवाश्म है वो अच्छी तरह से क्या है, संरक्षित यानी कि सुरक्षित है। बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं। जो बाह्यचोल होता है उसमें सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र छोटे छोटे दाने से पाए जाते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होते हैं, जहाँ पर क्या होता है, जो स्पोरोपोलिनिन है वो क्या है, अनुपस्थित होते हैं, और ये पराग नलिका के निर्माण में मदद करते हैं। क्या करते हैं? पराग नलिका जो होती है उसके निर्माण में मदद करते हैं। जबकि परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं, जबकि जो परागकण हैं वो कहाँ, वर्तिकाग्र पर अंकुरित होती हैं। यानी अब बात करेंगे हम आंतरिक पतली निरंतर परत। जो हमारी दूसरी परत है वो कौन सी है? आंतरिक पतली निरंतर परत है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंताचोल कहते हैं, जो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। किससे? सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। एक परिपक्व परागकण में 2 कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? जो एक
सक्षम परागकण है उसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं? 2 कोशिकाएं होती हैं जो माइटोसिस के माध्यम से बनती हैं। किससे? माइटोसिस के माध्यम से बनती हैं। जो पहली है वो कौन सी है? वनस्पति कोशिका या ट्यूब सेल कहते हैं। ये अन्य कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती है, जो और कोशिकाएं होती हैं उनकी तुलना में बड़ी होती है। इसमें रिक्तिका युक्त कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? रिक्तिका युक्त कोशिका द्रव्य होता है जो आरक्षित भोजन से भरपूर होता है। किससे? जो आरक्षित भोजन यानी कि प्रोटीन, स्टार्च, वसा और कोशिका, और इसका जो कोशिका अंगक है वो नाभिक बड़ा और अनियमित होता है। कैसा होता है? बड़ा और अनियमित होता है। दूसरी है वो जनन कोशिका और छोटी कोशिका होती है, जो आमतौर पर पतली सघन कोशिका द्रव्य और प्रमुख नाभिक के साथ धुरी के आकार की या गोलाकार होती है। जो दूसरी छोटी कोशिका है वो कैसी होती है? वो पतली होती है और सघन कोशिका द्रव्य उसमें पाया जाता है और प्रमुख नाभिक के साथ धुरी के आकार की होती है। किसकी? धुरी के आकार या गोलाकार होती है। ये परागकण के निकलने से पहले 2 गैर गतिशील नर युग्मक बनाने के लिए माइटोटिक रूप से विभाजित होती है। किससे? माइटोटिक रूप से ये विभाजित होती है 2 गैर गतिशील नर युग्मक बनाने के लिए। जनन कोशिका से नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। जो जनन कोशिका से नर युग्मक का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। लगभग 60% एंजियोस्पर्म में परागकण होता है वो 2 कोशिका अवस्था होती है, जिसमें से एक वनस्पति कोशिका होती है और एक जनन कोशिका पर गिरते हैं। जो 60% एंजियोस्पर्म में जो परागकण हैं वो 2 कोशिका अवस्था पर गिरते हैं। एक उसमें से वनस्पति कोशिका होती है और दूसरी होती है वो एक जनन कोशिका होती है। लगभग 40% फूल वाले पौधे होते हैं उनमें परागकण की 3 कोशिका अवस्था होती हैं। जो 40% फूल वाले पौधे हैं उनमें परागकण की 3 कोशिका अवस्था होती है, एक वनस्पति कोशिका और 2 नर युग्मक में गिरने से पहले जनन कोशिका माइटोटिक रूप से विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती है। यानी कि माइटोटिक रूप से विभाजित होकर 2 नर युग्मक भी बना लेती है। जो 40% फूल वाले पौधे होते हैं उनमें 3 कोशिका अवस्था होती है, एक जिसमें से वनस्पति कोशिका और 2 नर युग्मक पर गिरते हैं। परागकण है वो नर युग्मक पर गिरते हैं। कई प्रजातियों के परागकण जैसे पार्थेनियम या गाजर घास, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ईएस जैसे गंभीर एलर्जी संबंधी पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनती हैं। जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। तो जो परागकण है वो पार्थेनियम या गाजर घास, अस्थमा की बीमारी भी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकती है, एलर्जी भी हो जाती है हमें, तो पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनते हैं। यानी कि सांस संबंधी बीमारियों का कारण कौन बनते हैं? परागकण बनते हैं। परागकणों की व्यवहार्यता तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। जो परागकण की व्यवहार्यता है वो तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। जैसे चावल और गेहूं जैसे अनाज में व्यवहार्यता 30 मिनट तक होती है। कितने मिनट तक? चावल और गेहूं में 30 मिनट तक होती है। जबकि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलिनेसी के सदस्यों में जो परागकण है वो कुछ महीनों तक व्यवहार्यता बनाए रखते हैं। तो जो चावल और गेहूं की व्यवहार्यता कितनी है? 30 मिनट तक होती है। और जो रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलिनेसी के सदस्यों में परागकण की व्यवहार्यता कुछ महीनों तक बनाए रखते हैं। परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। किससे होते हैं? पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और पराग गोलियों और सिरप के रूप में खाद्य पूरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जो परागकण हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और उनसे क्या होती हैं? गोलियां और सिरप के रूप में हम उनको खा सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। इसके सेवन से एथलीट और रेस के घोड़ों में प्रदर्शन की वृद्धि होने की दावा किया गया है। जो एथलीट्स होते हैं और रेस के घोड़े होते हैं उनमें प्रदर्शन के दौरान क्या करते हैं? वो परागकण जो पोषक तत्वों से भरपूर पराग की गोलियां और सिरप का उपयोग करते हैं, जिससे प्रदर्शन में वृद्धि होने का दावा किया जाता है। कई प्रजातियों के परागकणों को फसल प्रजनन कार्यक्रमों में उपयोग करने के लिए तरल नाइट्रोजन
माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस में वर्षों तक संग्रहित किया जाता है। ऐसे पराग बैंकों में संग्रहित किए जाते हैं। ऐसे परागकण जो होते हैं वो किसमें, पराग बैंकों में संग्रहित किए जाते हैं। जो कई प्रजातियों के परागकण हैं जो फसल के कार्यक्रम में उपयोग करे जाते हैं, वो तरल नाइट्रोजन कितने, उनकी जो 196 डिग्री सेल्सियस पर कई वर्षों तक उनको इकट्ठा करके रखा जाता है। ऐसे परागकणों को पराग बैंकों में संग्रहित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, परागकणों को पराग बैंकों में संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पर हमने अपना चैप्टर कुछ डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।